नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा की जमानत पर आज भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि मुंबई की विशेष अदालत में आज राणा दंपत्ति की ओर से दायर की गई जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से जमकर युक्तिवाद किया गया, जिसे सुनने के बाद अदालत ने राणा दंपत्ति की जमानत पर अगली सुनवाई करने हेतु सोमवार 2 मई की तारीख तय की है। ऐसे में विगत एक सप्ताह से जेल में रहने वाले सांसद नवनीत व विधायक रवि राणा को और 2 दिनों तक जेल में ही रहना होगा। सांसद नवनीत राणा को भाईखला की महिला जेल और विधायक रवि राणा को तलोजा जेल में बंद रखा गया है। इन दोनों को बीते सप्ताह 23 अप्रैल को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री बंगले के समक्ष हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। साथ ही इन दोनों पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए राजद्रोह सहित विभिन्न संगीन धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था। तब से ही राणा दंपत्ति लगातार जेल में बंद हैं। आज जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों चांदू रेलवे, धामनगांव रेलवे व नांदगांव खंडेश्वर इन 3 तहसीलों में करीब 75 करोड़ रुपए की लागत से किए जाने वाले विभिन्न विकास कामों का भूमि पूजन किया गया। लेकिन ऐन समय पर मामला श्रेयवाद की लड़ाई में फंसता नजर आया, जब प्रोटोकॉल के अनुसार अपनी अनदेखी किए जाने से आहत व संतप्त होकर क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सर तुरंत भूमि पूजन समारोह के आयोजन स्थल पर पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धी रहने वाले व क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके वीरेंद्र जगताप पर बेवजह सरकारी काम में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। इसमें पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने बेहद सामंजस्यपूर्ण भूमिका अपनाते हुए स्वीकार किया कि इस मामले में प्रोटोकॉल की अनदेखी हुई है। अतः उन्होंने तुरंत ही भूमि पूजन समारोह में उपस्थित सरकारी अधिकारियों को भूमि पूजन हेतु लगाए गए बोर्ड तुरंत बदलने और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नए सिरे से बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। साथ ही विधायक प्रताप अड़सड़ को भूमि पूजन समारोह में अपने साथ उपस्थित रहने हेतु भी कहा। आगामी 3 मई को मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा रमजान ईद का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में राजी खुशी पर्व व त्यौहार मनाए जाएं और पर्व के दौरान कानून व व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, इस बात के मद्देनजर आज शहर पुलिस आयुक्तालय में शांतता समिति की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें पर्व व त्यौहार के समय कानून व व्यवस्था के साथ ही शांति व सौहार्द बनाए रखने को लेकर विचार विमर्श किया गया। शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में शहर के दोनों पुलिस उपायुक्त व सभी सहायक पुलिस आयुक्त सहित थानेदार, शांतता समिति के सदस्य, मुस्लिम समाज के विभिन्न प्रतिनिधि एवं विभिन्न राजनीतिक दलों व संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं अमरावती जिले के तहसील एवं ग्रामीण इलाकों में भी रमजान ईद के पर्व पर कानून व व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, इस बात के मद्देनजर प्रभारी पुलिस अधीक्षक शशिकांत सातव के मार्गदर्शन में जिले के सभी ग्रामीण इलाकों में संबंधित पुलिस थाना क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से दंगा नियंत्रण योजना का प्रात्यक्षिक करते हुए रूट मार्च किया गया। विगत 27 अप्रैल को घाटलाड़ परिसर निवासी 12 वर्षीय बच्ची में कोविड सदृश हल्के लक्षण दिखाई देने पर उसे इलाज हेतु स्थानीय सुपर कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आई थी। लेकिन इस बच्ची में कोविड के लक्षण पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहे थे, परंतु बच्ची की स्थिति काफी गंभीर थी। ऐसे में उसे तुरंत ही इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया, लेकिन इलाज जारी रहते समय 24 घंटे के भीतर इस बच्ची की मौत हो गई। ऐसे में स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित हो गया कि इस मामले को कोविड संक्रमण से हुई मौत माना जाए अथवा नहीं, क्योंकि उस समय तक इस बच्ची की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी थी। वहीं 2 दिन पूर्व इस बच्ची की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई। ऐसे में इस मौत को कोविड मृत्यु मानने अथवा नहीं मानने को लेकर संदेह और भी गहरा गया। ऐसे में दिल्ली से केंद्रीय स्वास्थ्य महकमे की एक टीम अमरावती पहुंची और पूरे मामले का अध्ययन करने के बाद अब कहीं जाकर यह फैसला लिया गया कि घाटलाड़ परिसर निवासी इस 12 वर्षीय बच्ची की मौत को कोविड संक्रमण की वजह से मौत का मामला माना जाए। कल रविवार 1 मई को बड़ी धूमधाम के साथ महाराष्ट्र दिवस मनाया जाएगा, जिसके लिए स्थानीय जिला स्टेडियम पर विगत कुछ दिनों से शहर व ग्रामीण पुलिस द्वारा रिहर्सल की जा रही है और आज आयोजन से एक दिन पहले यहां फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। वहीं कल महाराष्ट्र दिवस पर यहां परेड आयोजित होगी, जिसमें अमरावती शहर व ग्रामीण पुलिस के महिला व पुरुष अधिकारी व कर्मचारी, दामिनी पथक, वज्रवाहन, डॉग स्क्वाड, अग्निशमन दल व होमगार्ड द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। आगामी 3 मई को मुस्लिम समाज बंधुओं का सबसे बड़ा पर्व यानी रमजान ईद का त्यौहार मनाया जाएगा, जिस दिन शीर खुरमा पीने पिलाने का दौर चलेगा। ऐसे में इस समय शहर के इतवारा बाजार में मेवों व मसालों के साथ सेवइयों के साथ ही विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थों की दुकानें सज गई हैं। साथ ही ईद के पर्व पर पहनने हेतु नए कपड़े लत्ते की भी जमकर खरीदारी हो रही है। ऐसे में इस समय शहर के बाजारों में अच्छी खासी रौनक दिखाई दे रही है। स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के ने मनपा शिक्षा विभाग की जायजा बैठक लेकर आगामी 30 अप्रैल से मनपा के स्कूलों में भी अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी शैक्षणिक सत्र से इस नियोजन पर काम करने के निर्देश मनपा की शिक्षा विभाग को जारी किए।
धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत दीपुरी गांव में आज मारुति राव टाले नामक व्यक्ति के मवेशियों के गोठे में अचानक आग लगी, जिसमें 3 दुधारू गायों सहित कुछ जानवरों की जलकर मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सठ तुरंत दीपुरी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने पटवारी व तहसीलदार को घटना का पंचनामा करते हुए प्रभावित व्यक्ति को तुरंत नुकसान भरपाई देने का निर्देश जारी किया। गोपालनगर सुदगिरनी कामगार कृति समिति द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि किसी समय अमरावती जिले का सबसे बड़ा कारखाना रहने के साथ ही जिले के सैकड़ों कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने वाली गोपालनगर सुदगिरनी की जगह को शहर के कुछ बिल्डरों द्वारा हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए सुदगिरनी परिसर में रहने वाले कामगारों को डराया धमकाया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन द्वारा समय रहते इस मामले में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए ताकि सुदगिरनी की जगह को बचाया जा सके। आज नाही म्हणतो ते 100 कोटीच्या वरती जागा असून त्याचा मूळ मालक कोण आहे आता ठरवता येणार नाही। त्याचे मी तुम्हाला पुरावे पण सादर करतो। आणि हे लिक्विडेशन मध्ये जागा होती। लिक्विडेशन मध्ये जर आपण माहिती काढली तर लिक्विडेशन मध्ये अजूनही त्या नवलजी कॉस्पिन यांनी जी खरेदी केली होती तो त्यांनी ते करारनामाचा भंग केला होता। त्यांनी पूर्ण हप्ते भरले नाही, पैसे भरले नाही, म्हणून ती जागा अजूनही शासनाच्या ताब्यात आहे असं सिद्ध होते। परंतु नवलजी कॉस्पिननी काही लोक अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून शिल्लक जे काही जागा होती त्यातली ते 21 एकर जागा सोडून बाकी जागा त्यांनी वेगळी करून ते बँकेत गहाण घेऊन अकोला अर्बन मध्ये त्याच्या कोट्यावधीचं लोन घेतलं आणि ते लोन न फेडल्यामुळे ते अर्बन बँकेने ते मला वाटतं कोटा अकोला अर्बनने ते हरास केली आणि काही ते लोकांनी ते विकत घेतली। परंतु तिथे अकोला बँकेला हरास करता येत नाही, इतर लोकांना ते विकत घेता येत नाही, कारण की अजूनही त्याच्यावर ताबा शासनाचा। म्हणून शासनाचे जेव्हापर्यंत निर्देश येत नाही किंवा शासनाला त्याचा संपूर्ण मोबदला मिळत नाही आणि त्यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे तिथे ज्यांचं आयुष्य 30 ते 40 वर्ष तिथे ते कामगार 1000 कामगार त्यांचं आयुष्य त्या गिरणीमध्ये गेलं, त्यांना अजूनही त्यांचं थकीत भेटलं नाही। ते वारा चुकून आले, काही अजूनही भाजी विकून आले, कोणी रस्त्यावर आहे, कोणी हातमजुरीचं काम करून आले, त्यांची अजूनही शिल्लक आहे, त्यांना त्यांच्या हातातून नोकऱ्याही गेल्या आणि पैसेही भेटून झाले। त्यामुळे काय झालं की एकंदरीत ते त्या जागेवर म्हणजे तुम्ही जर मुंबईच्या धर्तीवर शासनाने जो निर्णय घेतला की जे बंद सुदगिरणी आहे ते जागांचा अधिकार पहिले कामगारांचा असा निर्णय घेतल्यामुळे इथेही तो नियम लागू होते की जर ही जागाचे जर पैसे भरले नसेल तर याच्यावर सर्वप्रथम अधिकार कामगारांचा आणि त्यांचा जेव्हापर्यंत मोबदला त्यांचे पैसे मिळत नाही तोपर्यंत त्यांना ही जागा कोणाला विकता येत नाही, तिथे निवासी क्षेत्रामध्ये त्याचा आरक्षणाचा बदल करता येत नाही आणि त्यांच्यावर त्या जागेला कोणी छेडछाड करू शकत नाही। परंतु दुर्दैवाने मी आजची परिस्थिती तुमच्या समोर मांडतो। आज तिथे कोणतरी 1-2 बिल्डर आलेले आहे, त्यांनी कंपाऊंड टाकलेलं आहे, त्यांनी काही इतर दुसऱ्या समाजाचे बिल्डरचे काही लोक आणून तिथच्या कामगारांना तिथे राहणाऱ्या लोकांना मारहाण केली, त्यांना चांगल्या प्रकारे इजाही झाली, परंतु पोलिसांनी त्याची काही दखल घेतली नाही। आज तिथे अशी परिस्थिती आहे की तो बिल्डर गुंड्याच्या हाताशी धरून आणि काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून तिथच्या लोकांवर बळजबरी करून राहिला आणि त्यांच्या अधिकार डावलण्याचा प्रयत्न करून राहिला। माध्यमातून मी जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रशासन व अमरावती महानगरपालिकेला परत विनंती करतो की त्यांनी ती जागा अजूनही कोणाच्या मालकीची नाही आहे, ती कामगारांचा त्याच्यावर अधिकार आहे। कृषि उत्पन्न बाजार समिति की मिल्कियत रहने वाली 19 दुकानों के वितरण हेतु किसी भी प्रसार माध्यम में कोई भी विज्ञापन या प्रकटन जारी किए बिना दुकानों का वितरण व आवंटन किया गया। ऐसे में पूरी प्रक्रिया ही नियम बाह्य है। इस आशय की जानकारी जिला उपनिबंधक व अमरावती फसल मंडी के प्रशासक राजेश लवेकर द्वारा दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में बड़े पैमाने पर अनियमितता होने और नियमों का खुला उल्लंघन किए जाने की वजह से इस हेतु बनाए गए दुकानों के आवंटन हेतु बनाए गए करारनामों को रद्द किया जा रहा है। साथ ही दुकानों के नियम बाह्य वितरण मामले में परवानाधारक व्यापारी व अड़ते तथा बाजार समिति के कर्मचारियों को नोटिस जारी की गई है। विलीनीकरण की मांग को लेकर एसटी कर्मचारियों द्वारा शुरू की गई हड़ताल अब पूरी तरह से खत्म हो गई है और एसटी महामंडल की लाल परी बसें एक बार फिर यात्रियों को लेकर सड़क पर फर्राटा भर रही हैं, क्योंकि अब राज्य परिवहन निगम के सभी विभागों के कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य परिवहन निगम के अमरावती विभाग अंतर्गत हाजिरी पट पर रहने वाले 2377 में से 1851 कर्मचारी इस समय काम पर हाजिर हैं। वहीं 500 कर्मचारी साप्ताहिक अवकाश व अधिकृत अवकाश पर है। इसके अलावा 13 कर्मचारी अनुपस्थित हैं। वहीं वरुड़ व दरियापुर डिपो के एक ऐसे कुल 2 कर्मचारी अब भी हड़ताल से काम पर वापस नहीं लौटे हैं।
कोविड संक्रमण काल के दौरान जेलों में भीड़भाड़ को कम करने हेतु 2 वर्ष पूर्व जेलों में बंद कई सजा याफ्ता कैदियों को कोरोना पैरोल मंजूर करते हुए जेल से छोड़ा गया था। लेकिन अब कोविड संक्रमण का असर व प्रभाव कम होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा 2 वर्ष पूर्व आकस्मिक पैरोल पर छोड़े गए कैदियों को जेल में वापस लाने हेतु कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप समूचे राज्य में अब भी करीब 5000 कैदी जेलों से बाहर घूम रहे हैं। ऐसे में इन कैदियों को अपनी सजा पूरी करने के लिए दोबारा जेल में लाया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के समाज के बीच रहने से कानून व व्यवस्था तथा शांतिपूर्ण स्थिति के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अंतर्जातीय विवाह करने वाले 638 लाभार्थियों का अनुदान वितरित करने के लिए सरकार ने जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग को करीब 3 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था, मगर इसके बाद इस अनुदान की राशि को तुरंत वापस लिए जाने की बात सामने आई है, जिससे अंतर्जातीय विवाह करने वाले संबंधित लाभार्थी परेशान हो रहे हैं। अमरावती जिले में प्याज उत्पादक किसान काफी बड़ी संख्या में और इस बार प्याज की फसल काफी अधिक हुई है। अतः जिले में नाफेड द्वारा प्याज खरीदी केंद्र शुरू किए जाने की मांग को लेकर धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सठ ने राज्य के कृषि मंत्री दादा साहब भुस्से से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने पुलिस आयुक्तालय कार्यालय में रमजान ईद के अवसर पर ली गई समीक्षा बैठक में बेहतरीन काम करने वाले पुलिस कर्मचारी यशवंत बालस्कर व पुलिस वाहन चालक हेड कांस्टेबल रियाज खान का प्रशस्ति पत्र देकर सत्कार किया। डॉक्टर प्रियंका दीवान की हत्या में आरोपी रहने वाले उसके पति डॉक्टर पंकज दीवान को पुलिस ने शुक्रवार की दोपहर फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किया है। भागने की फिराक में रहने वाले पंकज दीवान को मोर्शी रोड से गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनकी मां डॉक्टर शोभा दीवान को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। वहीं डॉक्टर प्रियंका की हत्या में शामिल दीवान की बहन डॉक्टर स्मिता कामले फिलहाल फरार है, जिसकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इसके अलावा प्रियंका के मोबाइल में इस मामले से संबंधित अन्य सबूत होने की संभावना है, परंतु मोबाइल लॉक है। अतः पुलिस द्वारा इस मोबाइल के लॉक को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही अगर मोबाइल अनलॉक नहीं हुआ तो उसे जाँच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। अचलपुर परतवाड़ा जुड़वा नगरी व नगर परिषद में लगे पेड़ यदि किसी के द्वारा काटे गए तो संबंधित के खिलाफ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस आशय का महत्वपूर्ण फैसला अचलपुर नगर परिषद के वृक्ष प्राधिकरण समिति की बैठक में लिया गया। विगत 2 दिनों से तापमान काफी अधिक बढ़ गया है। इस वजह से गुगामल वन्यजीव परिसर के जंगल में आग की लपटें दिखाई देने लगी और ढाकना के जंगल में 2 दिन बाद आग पर काबू पाए जाने की जानकारी मिली है। वहीं दूसरी ओर गड़गा नदी से पानी पीने के बाद एक बाघ ढाकना गांव के जंगल में निकल गया है, जिसे कई लोगों द्वारा देखा गया। ऐसे में बाघ की वजह से आदिवासियों में भय का वातावरण देखा जा रहा है। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने चांदू रेलवे दशहरा मैदान में रहने वाले राहुल उर्फ गणपत भोसले नामक कुख्यात अनाज चोर को गिरफ्तार किया है, जिसने हाल ही में चांदू रेलवे के टाउन परिसर से एक घर से सोयाबीन के कट्टे चोरी किए थे। अमरावती शहर में विभिन्न चौक चौराहों पर फुटपाथ के किनारे मॉडिफाई की गई कार व वैन में चाइनीज फूड व रोस्टेड सामग्री बेची जा रही है। ऐसी एक मॉडिफाइड वैन में अचानक गैस सिलेंडर भड़क गया। सिलेंडर फटने के डर से मौके पर उपस्थित ग्राहकों सहित खुद दुकानदार भी भाग खड़ा हुआ। पश्चात कुछ लोगों ने मिट्टी और पानी डालकर आग पर काबू पाया। यह घटना गुरुवार की रात 8:30 बजे पोटे पाटिल रोड पर सड़क किनारे घटित हुई। मोर्शी तहसील के लेहगांव निवासी एक किसान की लाश पगडंडी के रास्ते पर दिखाई दी, जिसकी शिनाख्त 50 वर्षीय जितेंद्र आठौले के तौर पर हुई है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के ललित पान मटेरियल के पास मोबाइल पर बात करते हुए गुजर रही एक युवती के हाथ पर झपट्टा मारकर मोटरसाइकिल पर आए 2 आरोपियों ने मोबाइल छीन लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बन्नेरा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बन्नेरा बस स्टैंड परिसर में तड़ीपार आरोपी राजेंद्र चौधरी अपने हाथ में चाकू लेकर लोगों को गालियां देते हुए दहशत फैला रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तड़ीपार आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। महाजनपुरा परिसर में रहने वाले प्रशील आठौले व ओम जीरापुरे नामक 2 आरोपी हथियार लेकर हमला करने के इरादे से जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर खोलापुरी गेट पुलिस की टीम ने हनुमान नगर पुलिस चौकी के सामने दोनों आरोपियों को धर दबोचा और उनके पास से चाइना चाकू बरामद करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की गई। अकोला पुलिस मुख्यालय में कार्यरत पुलिस कर्मचारी के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जब अपने आप को बैंक कर्मचारी बताकर एक व्यक्ति ने इस कर्मचारी के बैंक खाते से 48,727 रुपए निकाल लिए थे। नागपुर जिले के काटोल में एक सनसनीखेज चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब 12 वर्ष के बच्चे ने चाकू से सपासप वार करते हुए एक 27 वर्षीय युवक की हत्या कर डाली। मरने वाले की शिनाख्त राहुल गायकवाड़ के तौर पर हुई है। गुरुवार की रात काटोल के अन्नाभाऊ साठे नगर में एक विवाह समारोह के दौरान लगाए गए डीजे पर नाचते समय धक्का लगने के कारण हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। गांधी जिला कहे जाते वर्धा जिले में वर्ष 1974 में शराबबंदी लागू हुई, लेकिन यह केवल कागजों तक ही सीमित है और आज की स्थिति में वर्धा जिले में बड़े पैमाने पर शराब की बिक्री शुरू है, जिसकी वजह से सरकार का करोड़ों रुपए का राजस्व डूब रहा है। खास बात यह है कि वर्धा जिले में नकली शराब के कारण विगत 1 माह के दौरान 8 से 9 लोगों की तबीयत खराब होकर इलाज के दौरान मौत हो गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।